नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि किन जगहों पर स्त्री को छोड़ने से आप अपनी स्त्री से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर इन 5 स्थानों पर ज्यादा समय के लिए स्त्री को अकेला छोड़ दिया तो स्त्री से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आए हैं। यदि यह कहानी आपने पूरी सुन ली तो आपकी पत्नी कभी दूसरे मर्द के पास नहीं जाएगी। दोस्तों, वो ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए? यदि कोई भी पुरुष इन 5 स्थानों पर अपनी स्त्री को अकेला छोड़ता है तो वो बाद में सिर पीट पीट कर रोता है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि घोड़ा, हथियार, शास्त्र, बीड़ा, बाणी, पुरुष और स्त्री कुछ खास हाथों में पहुंचकर लायक और नालायक बन जाते हैं। जैसे लोगों के पास रहते हैं वैसा ही ये काम करने लगते हैं। एक और कहावत है कि राजा, लताएं और स्त्रियां जो सबसे ज्यादा इनके पास होता है वही इनके लिए सबसे अधिक प्रिय हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि इन्हें ऐसे स्थानों पर छोड़कर ना जाएं जहां इनके खोने का डर हो। दोस्तों, पुराने समय की बात है। हिमालय के जंगलों में एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था। वहां का राजा था समरसेन। उसका एक पुत्र था आनंद सेन। आनंद सेन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार था। राजकुमार अपने पिता का लाडला पुत्र था। उसका एक शौक था, जैसे कि राजाओं के शौक होते हैं, जंगल में शिकार करने जाना। ऐसे ही आनंद सेन भी रोज जंगल में शिकार खेलने जाया करता था और खूंखार, आदमखोर जानवरों का शिकार किया करता था। उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आता था। दोस्तों, एक बार की बात है कि राजकुमार अपने इसी शौक के चलते एक दिन जंगल को जाता है और जंगल में जाकर अपना शिकार ढूंढने लगता है। शिकार ढूंढते ढूंढते वो बहुत ही घने जंगल में चला जाता है। अचानक से जंगल में तेज आंधी आ जाती है। चारों तरफ घंघोर अंधेरा छा जाता है। जब जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में राजकुमार एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ पकड़कर बैठ जाता है। आंधी का बेग इतना तेज था कि राजकुमार जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ को ही आंधी उड़ा ले गई। राजकुमार आनंद सेन उस पेड़ की जड़ को मजबूती से पकड़े था। आंधी का बेग जब उस पेड़ को आसमान में उड़ा ले जाता है तो पेड़ के साथ साथ राजकुमार आनंद सेन भी आसमान में उड़ने लगता है। राजकुमार ने सोच लिया कि अब तो ये पेड़ ही मेरा सहारा है। यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी मौत निश्चित है। यही सोचकर राजकुमार उस पेड़ पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेता है और उस पेड़ के सहारे आसमान में काफी दूर तक ऐसे ही उड़ता रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे आंधी का बेग कुछ कम होता है। जब तक कि पेड़ धरती पर नीचे गिरता तब तक वो दूसरे राज्य में पहुंच चुका था। दूसरे राज्य में जाकर वो पेड़ गिरता है तो उस पेड़ के साथ साथ वो राजकुमार भी नीचे आ जाता है। अब वो जगह तो राजकुमार के लिए एकदम अनजान थी। राजकुमार ने वहां के लोगों से पूछा कि भाई, ये कौन सा नगर है? तो वहां के लोगों ने बताया कि ये राजा कामचू का राज्य है, जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ है। दोस्तों, जब राजकुमार को पता चलता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि कामरूप राज्य तो उसके राज्य से बहुत दूर था। वो इस बात को सोचकर हैरान था कि इतनी जल्दी वो इस कामरूप देश में कैसे आ गया। राजकुमार ने अपने मन में धैर्य धारण किया और रात बिताने के लिए ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार को एक सराय दिखाई देता है, जहां पर राजकुमार विश्राम करके अपनी रात गुजारता है। सवेरा होते ही वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैं अब अपने देश में कैसे पहुंचूंगा। फिर वो वहां से निकलने का रास्ता खोजता है। घूमते घूमते उसने शहर में एक जगह देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। दोनों के हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। कुछ लोग वहां पर दर्शक बनकर उनका झगड़ा देख रहे थे। राजकुमार भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। इसी बीच उस नगर के राजा का रथ उसी स्थान से गुजरा। राजा ने जब उन दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उन गुंडों को पकड़ने के लिए भेज दिया।
राजा का आदेश मिलते ही राजा के सिपाही उन गुंडों को पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचे। सैनिकों को अपने पास में पाकर वो दोनों गुंडे अपनी लड़ाई तो भूल गए, उल्टा वो राजा के सैनिकों से ही भिड़ गए और राजा के सैनिकों पर अपने चाकू से वार कर दिया। बड़ी मुश्किल से राजा के सिपाही अपने प्राण बचाकर घायल होकर वहां से लौटकर भागे। दोस्तों, जब इस दृश्य को भीड़ में खड़े राजकुमार आनंद सेन ने देखा तो ये देखकर उसने नगर वासियों से पूछा कि ये दो लोग कौन थे जिन्हें राजा का भी खौफ नहीं है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने बड़े खूंखार हैं कि राजा के सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। आज तक ये कभी किसी की पकड़ में नहीं आए हैं। जब जब राजा अपनी फौज भेजकर इन्हें पकड़ना चाहता है तो ये बहुत दूर जाकर छिप जाते हैं। इनकी वजह से पूरा नगर दुखी है। राजकुमार आनंद सेन सोचने लगता है कि ये दोनों यहाँ के बहुत बड़े गुंडे हैं। लोग इनसे दहशत में रहते हैं। जरूर ये दोनों लोगों पर अत्याचार करते होंगे। राजकुमार से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत वहां के राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपके नगर में दो गुंडे प्रजा पर अत्याचार करते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर पाते। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उस राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हे महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं उन गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजा ने ऊपर से नीचे तक राजकुमार को देखा। कुछ देर देखने के बाद राजा राजकुमार से बोला कि हे नौजवान, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो। कोई परदेसी मालूम पड़ते हो, इसलिए तुम इन गुंडों से परिचित नहीं हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि यह गुंडे बड़े खूंखार हैं। यदि तुम उनसे परिचित होते तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, हां राजा, मैं वास्तव में एक परदेसी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य के इन दोनों गुंडों को पकड़कर तुम्हारे सामने ला सकता हूं। राजा बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम उनको पकड़ के ले आओ। यदि तुमने ऐसा कर दिखाया तो हम तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे। इस क्रिया में तुम्हें हमसे जो भी मदद चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। दोस्तों, आदेश मिलने की देर थी। अब तो बिना देर किए राजकुमार आनंद सेन उधर को चल पड़ा जिस तरफ वो दोनों गुंडे गए थे। राजकुमार तीर तलवार विद्या में बहुत ही निपुण था। वो एक अकेला 100 पर भारी था। दोस्तों, बात ही बात में राजकुमार आनंद सेन उन गुंडों के पास पहुंच जाता है और हुंकार भरते हुए उन दोनों पर टूट पड़ता है। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने उन दोनों से चाकू छीन लिए और उन पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। आज उन दोनों का सामना किसी वीर योद्धा से हुआ था। राजकुमार के सामने उन दोनों की हेंकड़ी निकल गई। उनका कोई भी दांव पेंच काम नहीं आया और उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। वो दोनों घुटने टेक कर बैठ गए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। दोस्तों, अब तो राजकुमार ने दोनों की गर्दन पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए राजा के सम्मुख ले गया। राजा ये देखकर बड़ा हैरान था कि एक पुरुष उन दोनों खूंखार गुंडों को कैसे पकड़ लाया। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आपकी प्रजा में आतंक मचाने वाले इन दोनों हैवानों को मैं पकड़ लाया हूं। अब आप इन्हें जो भी सजा चाहो दे सकते हो। दोस्तों, जब राजा उस नौजवान का ऐसा पराक्रम देखता है तो ये देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब तो राजा ने उन दोनों गुंडों को जेल में डलवा दिया और राजकुमार आनंद सेन को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और खूब अच्छे से उसका अतिथि सत्कार करता है। उसके बाद राजा ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने राजा कामसेन को अपना असली परिचय दिया और कह दिया कि वो एक राजा का बेटा है और एक आपदा में फंसकर वो आपके राज्य में आ पहुंचा है। ये जानकर राजा और भी अधिक प्रसन्न होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा कामसेन की एक बहुत सुंदर कन्या थी। राजा अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वर नहीं मिल पाया था जिससे वो अपनी बेटी का विवाह कर पाता। लेकिन राजकुमार आनंद सेन में भी सारे गुण मौजूद थे जिन्हें राजा खोज रहा था। राजा कामसेन ने अपने यहां राजकुमार को कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा। वो और भी अच्छे से राजकुमार को परखना चाहता था। दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार आनंद सेन राजा कामसेन के यहां सुखपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है
एक दिन राजा उस राजकुमार के सामने शिकार खेलने का प्रस्ताव लेकर आता है। राजकुमार ने राजा के साथ आखेट पर जाने की हामी भर दी, क्योंकि शिकार खेलना तो राजकुमार का पहले से ही प्रिय शौक था। और इस प्रकार वो राजा और राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल को चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर दोनों को शेर नजर आता है। वो दोनों शेर के झुंड की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों को आता देखकर शेर उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर राजा ने एक शेर को निशाना बना के अपना भाला उस पर चला दिया, लेकिन शेर राजा के उस वार को बचा गया। राजा का भाला शेर की एक ओर से निकला चला जाता है। अब तो शेर ने बिजली की गति से राजा पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। शेर का हमला इतना जोरदार था कि राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। दोस्तों, जब तक कि राजा संभल पाता, इतने में दूसरे शेर ने राजा पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तब तक शेर हमला कर चुका था। शेर के हमले से राजा कामसेन बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। अब तो दूसरा शेर राजा पर हमला करने वाला था। इतने में राजकुमार आनंद सेन तलवार लेकर राजा और शेर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार का ऐसा वार करता है कि वो तलवार शेर के सीने को चीरते हुए पार निकल जाती है। वो शेर दहाड़ता हुआ पीछे हट जाता है। तभी दूसरा शेर आक्रमण करता है। राजकुमार उस पर भी तलवार का वार करता है। दूसरे शेर के नथनों को राजकुमार ने अपनी तलवार से चीर डाला। पीड़ा से कराहते हुए शेर जंगल की ओर भाग जाता है। शेरों के जाने के बाद राजकुमार राजा के पास आता है। राजा उस समय बेहोश हालत में था। राजकुमार ने राजा कामसेन के ऊपर पानी के छींटे लगाए। उसके बाद राजा को होश आता है और वो उठ करके बैठ जाता है। राजा ने राजकुमार का बहुत धन्यवाद किया और कहा, राजकुमार, आज यदि आप नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। तुमने अपने साहस और पराक्रम के दम पर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूं। कहो राजकुमार, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूं? राजकुमार बोला, महाराज, मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। यह तो मेरा धर्म था। मुझे आपसे कोई उपकार नहीं चाहिए। चलिए महाराज, अब आप राजभवन को चलिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। दोस्तों, राजकुमार ने राजा को सहारा देकर उठाया और उन्हें घोड़े पर बैठाकर राजमहल को ले चला। दरबार में पहुंचकर राजा कामसेन ने यह ऐलान किया कि हम अपनी बेटी का विवाह इस राजकुमार के साथ करेंगे। राजा की घोषणा सुनने के बाद राजा के सभी अधिकारी, कर्मचारी राजकुमारी की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ राजा कामसेन अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह आनंद सेन के साथ कर देता है। राजकुमार भी सुंदर और सुशील पत्नी को पाकर बहुत खुश होता है। दोनों पति पत्नी कुछ दिन सुखपूर्वक वहीं रहते रहे और धीरे धीरे जब कुछ महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम्हारे पिता के महल में रहते हुए हमें बहुत समय बीत गया है। अब हमें अपने वतन को लौटना चाहिए, क्योंकि ससुराल में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। उधर मेरे परिवार वालों को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं अभी कहाँ हूं। वो लोग मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। दोस्तों, अगले दिन राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को लौटने लगता है। राजा कामसेन ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन माल देकर विदा कर दिया। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंच जाता है। अभी उसे अपने नगर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। रास्ते में और भी कई राज्य पड़ते थे। राजकुमार जब एक राज्य में दाखिल होता है तो वहां उसे शाम हो जाती है। वो वहां रात बिताना चाहता है। यही सोचकर वो एक सुंदर से स्थान पर अपना डेरा लगाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आगे का रास्ता जंगलों से होकर गुजरेगा, इसलिए आज की रात हम इसी शहर में गुजारते हैं। कल हम यहां से आगे के लिए निकल पड़ेंगे। राजकुमारी बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, इस प्रकार वो दोनों वहीं डेरा लगाकर ठहर जाते हैं। राजकुमार अपने डेरे में विश्राम करने चला जाता है और राजकुमारी भोजन बनाने की तैयारी में जुट जाती है। भोजन करने के बाद राजकुमारी उस जगह की मनोहर चटा को देखने लगती है। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर हरियाली छाई हुई थी। राजकुमारी अपने डेरे के बाहर खड़ी होकर के वो सब देख रही थी। तभी वहां एक विचित्र घटना घटती है। जिस जगह राजकुमार का डेरा था, वहीं पास में एक बड़ा भारी वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता था।
जैसे ही डेरे के बाहर बैठी राजकुमारी पर उसकी नजर पड़ती है तो राजकुमारी की सुंदरता पर वह प्रेत मोहित हो जाता है और उसे पाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, काफी अंधेरा हो चुका था। कुछ देर के बाद राजकुमारी राजकुमार के पास डेरे में चली जाती है। इधर जब सवेरा होता है तो राजकुमार अपनी पत्नी को डेरे में सोता हुआ छोड़कर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए जंगल में चला जाता है। राजकुमार के जाते ही वो प्रेत उस पेड़ से नीचे उतर कर आता है और राजकुमार का भेष बनाकर डेरे में घुस जाता है। राजकुमारी को क्या पता था कि वो एक प्रेत है। वो तो गहरी नींद में सोई हुई थी। कुछ देर बाद जब राजकुमार जंगल से लौटकर अपने डेरे में आता है तो अपनी पत्नी के पास अपनी ही शक्ल सूरत के एक व्यक्ति को देखता है। यह देखकर वो बड़ा हैरान रह जाता है कि मेरे ही रंग रूप का, मेरी ही तरह दिखने वाला ये कौन आदमी है। राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजकुमार बोला, भाई तुम कौन हो और मेरे डेरे में क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी पत्नी के पास आते समय? दोस्तों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर वो प्रेत कहता है, क्या बकते हो, यह मेरी स्त्री है और मैं किशनगढ़ का राजकुमार हूं आनंद सेन। लेकिन तुम कौन हो और मेरे डेरे में मुंह उठाकर कैसे चले आ रहे हो? राजकुमार ने कहा, भाई तुमसे भूल हुई है। जिसे तुम अपनी पत्नी बता रहे हो वो मेरी पत्नी है और जहां का तुम राजकुमार बता रहे हो वहां का राजकुमार तो मैं हूं। तुम कहां से आ गए? दोस्तों, अब तो दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों की बहस सुनकर राजकुमारी की नींद टूट गई। जब राजकुमारी ने दोनों की तरफ देखा तो राजकुमारी भी बड़ी दुविधा में पड़ गई। राजकुमारी भी ये निर्णय नहीं कर पाई कि मेरा असली पति कौन है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे थे। एक सी ही चाल ढाल थी, दोनों देखने में एक समान थे। अब ऐसी स्थिति में वो किस तरह निर्णय करती, वो भी ये सोचकर बड़ी हैरान थी कि इन दोनों में मेरा पति कौन सा है। अब तो प्रेत राजकुमार से कहता है कि आप मेरी पत्नी को छोड़कर यहां से चले जाओ, ये मेरी स्त्री है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, खबरदार, जो इसे अपनी पत्नी कहा तो यह मेरी पत्नी है और मैं इसे ब्याह कर लाया हूं। दोस्तों, इस तरह पहले तो उनमें वाद विवाद होता रहा और उसके के बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। जिस समय दोनों में हाथापाई हो रही थी उसी समय उस नगर के राजा के दो सैनिक उस स्थान से गुजरते हैं। जब सिपाहियों के कानों में शोर सुनाई देता है तो दोनों सिपाही उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोनों को एक जैसी शक्ल सूरत में देखकर राजा के सैनिक भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उन दोनों से उनके झगड़े का कारण पूछा तो कारण सुनकर सैनिकों का भी दिमाग घूम गया। उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इन दोनों में कौन असली है और कौन नकली। दोनों की शक्ल सूरत वेशभूषा एक जैसी थी, दोनों में इंच मात्र भी अंतर नहीं था। जब सैनिक भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि इस स्त्री का पति कौन है तो सैनिक उन दोनों को पकड़कर उस स्त्री को साथ लेकर राजा के दरबार में जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि ये दोनों एक जैसी शक्ल सूरत के हैं और इस स्त्री पर अपनी अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। अब महाराज, आप ही इस बात का निर्णय करें कि इस स्त्री का असली पति कौन है। दोस्तों, राजा के सामने समस्या बहुत जटिल थी। राजा भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। काफी सोच विचार के बाद अंत में राजा ने अपनी हार मान ली। राजा बोला, भाई ये बड़ी ही गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन आप निराश मत होना। मैं तुम्हें एक व्यक्ति बता रहा हूं, तुम उसके पास चले जाओ। दोस्तों, इतना कहकर कि राजा ने अपने सैनिकों को आदेश किया कि आप इन तीनों प्राणियों को लेकर काशी नरेश के दरबार में जाइए। अब तो वो ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोस्तों, राजा के सैनिक उन तीनों को लेकर काशी नरेश के यहां पहुंच जाते हैं और काशी नरेश को सारा मामला बताते हैं तो अपनी बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि इन दोनों में से एक असली है और एक कोई प्रेत है जिसने राजकुमार का भेष धारण किया है। इस बात का निर्णय करने के लिए राजा ने एक भट्टी तैयार कराई, उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि इस कढ़ाई में तेल डाला जाए। दोस्तों,
राजा के आदेश अनुसार भट्टी पर कढ़ाई में तेल खौलाया गया। जब तेल पूरी तरह से खौल गया तो राजा उन दोनों व्यक्तियों को उस भट्टी के पास में ले जाता है और दोनों से कहता है कि तुम में से जो भी कोई दावेदार इस खौलते तेल में स्नान कर लेगा और सही सलामत वापस निकल आएगा, उसकी राजकुमारी होगी। राजा की बात सुनकर बेचारा आनंद सेन तो निराश होकर एक और खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो तो इंसान था। उसे तो पता ही था कि यदि मैंने कढ़ाई में छलांग लगाई तो तुरंत ही जलकर राख हो जाऊंगा। लेकिन वो प्रेत एकदम से ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेत ने कहा, महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं इस खौलते तेल की कढ़ाई में कूदने के तैयार हूं। राजा बड़ा समझदार था। प्रेत के इतना कहते ही राजा समझ गया कि ये नकली राजकुमार है, क्योंकि कोई इंसान कभी भी गर्म तेल की कढ़ाई में नहीं कूद सकता। राजा ने फौरन अपने पीछे खड़े हुए तांत्रिक को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही तांत्रिक ने प्रेत को बंधक बना लिया और इस तरह काशी नरेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राजकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने राजा का आभार प्रकट किया और बोला कि महाराज, यदि आप ना होते तो कभी यह निर्णय नहीं हो पाता कि असली राजकुमार कौन है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हुई जो आपने मुझे मुसीबत से बचा लिया। मैं आपका सदैव जीवन भर ऋणी रहूंगा। राजा ने कहा, राजकुमार, हमने ये करके आप पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि यह तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके द्वार से कोई फरियादी खाली हाथ ना जाए। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन राजकुमार, इसमें कुछ दोष आपका भी है, जिसके कारण उस प्रेत को आपकी पत्नी को हत्याने का मौका मिल गया। राजा काशी नरेश ने कहा, हे नौजवान, कुछ स्थानों पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है, वो अपनी पत्नी से हाथ धो बैठता है। उसका हाल ठीक ऐसा ही होता है जैसा थोड़ी देर पहले आपका था। तब राजकुमार पूछता है कि महाराज, वो 5 स्थान कौन से हैं जहां अपनी स्त्री को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए? तो राजा बोला, सुनो राजकुमार, उन 5 स्थानों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, जहां कभी भूल कर भी अपनी स्त्री को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पहली जगह, आपके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी विकट समय हो, अपनी स्त्री को कभी भी पराये पुरुषों के बीच अधिक समय के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपके कितने भी सगे संबंधी हो, चाहे वो आपके कितने ही विश्वासी हों। स्त्री के मामले में सगे से सगे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकांत स्थान पाकर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी मंशा में सफल हो जाते हैं। काम के वशीभूत होकर मनुष्य सगे रिश्तों को भी भुला देता है। यह कलयुग है और कलयुग में मित्रता अक्सर स्वार्थ के वश होती है। स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मीठी मीठी बातें करने वाले, आपका होने का दावा करने वाले पर विश्वास करके आप अपनी स्त्री को उसके साथ कुछ समय के लिए भी अकेला नहीं छोड़ें। बेशक आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा हो, आपकी पत्नी संस्कारी हो, किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती हो, फिर भी पराये पुरुषों में उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है उनके ही मन में आपकी स्त्री को देखकर दूषित भाव चल रहे हों, क्योंकि धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। अगर कोई जरूरी काम भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के सहारे छोड़कर अपनी पत्नी को ना जाएं। अपने साथ ले जाने का प्रयास करें, यही आपके लिए सही रहेगा। दूसरी जगह यह है कि अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और दुनिया वाले या आपके परिवार वाले आपकी पत्नी पर कोई लांछन लगा रहे हैं या कोई गलत आरोप लगा रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, फिर भी आपकी पत्नी को दोषी ठहराया जा रहा है, परिवार को बिखरने में देर नहीं लगती। इसलिए ध्यान रहे, जब दुनिया वाले या सगे संबंधी आपकी पत्नी पर झूठा आरोप लगाए या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करें, उन परिस्थितियों में आप उसके साथ रहे तो कभी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। तीसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, उसको आपके सहारे की जरूरत हो, तो इन परिस्थितियों में भी आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए और उसकी तन मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। ऐसे में एक पहिया कमजोर पड़ गया तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते, कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते।
कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि वे स्वयं को ही कर्ता धर्ता मानते हैं, हमारे सहारे से ही ये घर चलता है। तो हम आपको बता दें, जो ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। यदि आपको सुबह समय से नाश्ता नहीं मिले, कपड़े धुले हुए नहीं मिले, दोपहर का लंच ना मिले, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं जिस काम की वजह से घर में पैसे आते हैं? एक स्त्री को घर में बहुत से काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, घर की साफ सफाई करना और भी बहुत से काम जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। आपको तो फिर भी हफ्ते में एक दिन मिल जाता है, लेकिन उस बेचारी को तो वो भी नसीब नहीं होता। ऐसे में वो कभी अगर बीमार पड़ भी जाए, कोई उसे रोग घेर ले, तो ऐसे परिस्थिति में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खूब मन लगाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। चौथा स्थान, जहां पर कुटिल और चरित्रहीन स्त्रियां निवास करती हों, ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ते हैं तो दुष्ट स्त्रियां आपकी स्त्री का भी चरित्र बिगाड़ सकती हैं। जिस प्रकार सड़े हुए फलों की टोकरी में आप कोई अच्छा फल रख देते हैं तो कुछ समय बाद अच्छे फल से भी दुर्गंध आने लगती है। संगत का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए सदैव याद रखना कि जहां दूषित चरित्र वाली स्त्रियां रहती हैं, ऐसे स्थान पर कभी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवां और अंतिम स्थान बताते हुए राजा कहते हैं कि हे राजकुमार, पांचवां स्थान वो होता है जहां सुनसान इलाका हो, जहां लोग आते जाते न हों। ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाते हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। स्त्री पर तामसी शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। निर्जन स्थान पर स्त्री को अकेले पाकर भूत प्रेत बाधाएं लग जाती हैं। ऐसे स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाने की कभी गलती ना करें। अगर तुम इन 5 स्थानों का ध्यान रखते हो, अपनी पत्नी को इन 5 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ते हो, तो जिंदगी में आपको कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। कभी आपकी स्त्री आपसे दूर नहीं जा सकती। अक्सर कुछ स्त्रियां गलत होती नहीं हैं, पर हम लोग उन्हें गलत होने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम उन्हें वो मौका देते हैं कि वो गलत होने के लिए विवश हो जाती हैं। कई बार हम व्यर्थ का क्रोध बरसाते हैं, कई बार हम उन्हें अकारण मारते पीटते हैं, कई बार हम उन्हें अकेले रहने के लिए विवश करते हैं, कई बार हम उनकी इच्छाओं को अधूरा रखते हैं। इस कारण वो अपने पुरुषों से दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।